गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। एक नए चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित इसको शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट 3 डेज, ठीक है, फर्स्ट 3 डेज तो फर्स्ट पार्ट करेंगे और लास्ट 3 डेज में इस सेकेंड पार्ट करेंगे। तो वेक्टर करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग तो हमने पहले कर ही रखा है, और क्या करेंगे, और लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का उसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ से चल करके डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन का चैप्टर लेंगे। समझ में आ रहा है? इस रूप में काम करना है। तो एक बुक इधर लो। तो सदिश बीजगणित वेक्टर आपने पहले भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी आपने वेक्टरों के बारे में पढ़ा है। जो आपकी भौतिक राशियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है सदिश वेक्टर राशियां, क्वांटिटीज, और दूसरा है अदिश राशियां, स्केलर, क्वांटिटीज। ठीक है। पूरी भौतिक राशि को 2 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। एक है आपका सदिश, दूसरा है अदिश। पहले मैं इस पे आता हूं, अदिश पे। अदिश का मतलब, यदि आपसे कहा जाए कि इस कमरे की लंबाई बताइए, तो आप सिंपल सा नाप करके कह देंगे कि 6 मीटर है या 7 मीटर है। ठीक हो? केवल एक पैरामीटर, एक डायमेंशन पर्याप्त है। ठीक है, एक बात कहना पर्याप्त है कि कमरे की लंबाई या चौड़ाई इतना है, और कुछ आवश्यकता नहीं है। आपसे पूछा गया कमरे की लंबाई इतनी है, कमरे की चौड़ाई इतनी है, और जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक हो? तो ऐसी राशियां जिनको दिखाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है। आप किसी दुकान में गए, आपने वहां से 1 किलो चीनी ले ली, 1 kg शुगर, तो 1 kg शुगर बोलना ही पर्याप्त है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ठीक है। या आपने कहा इस कमरे का आयतन, ठीक है, आपने कहा इस कमरे का आयतन 20 मीटर क्यूब है, 20 घन मीटर है। ठीक है, तो केवल इतना पर्याप्त है आयतन जानने के लिए। ठीक है ना। आपने कहा इस किताब के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, पर्याप्त जानकारी। ठीक है। तो ऐसी राशियां जिनको दिखाने के लिए केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, परिमाण, केवल चाहिए परिमाण। ऐसी राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, एक वेरिएबल पर्याप्त है। उन राशियों को क्या बोलते हैं, अदिश राशि। अदिश राशि में क्या क्या आ जाता है, लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है, चाल है, स्पीड, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है। ये चीजें क्या होती हैं, ये आपकी स्केलर। ठीक है। अब वेक्टर क्या होते हैं, सदिश राशियां आपकी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। जैसे माना फुटबॉल का प्लेयर खेल रहा है, ठीक है, और गोल पोस्ट के नजदीक पहुंच गया, अपनी बॉल को गोल पोस्ट के अंदर डालना है। तो एक तो फुटबॉल पे जो किक लगाएगा, किक का मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए कि गोल पोस्ट के अंदर चला गया। हल्का सा पुश किया, पहले ही रह गया तो गोल नहीं हो पाएगा। तो जो किक फुटबॉल पे मारी वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड है।
ठीक है, और डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है भाई, गोल पोस्ट में डालना है तो क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो क्या करेंगे, बॉल पे लगाया जाता है फोर्स, पांव से बॉल पे क्या लगाएंगे, फोर्स, बल लगाते हैं। ठीक है, इसमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, परिमाण और दिशा। परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। तो जिन राशियों को दिखाने के लिए दो चीज चाहिए, क्या क्या बोला मैंने, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और दिशा। ठीक है, ऐसी राशि को क्या बोलते हैं, सदिश राशि कहते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको किसी बैट्समैन को बोल्ड करना है, तो रॉबिन सिंह जो है बॉल लेकर के दौड़ने लगे अपने, क्या बोलते हैं, बॉलिंग पाथ पे। ठीक है, तो निशाना कहां होगा, स्टंप, मतलब डायरेक्शन, और हाथ से जो बॉल फेंकेगी वो क्या है, परिमाण। तो इतनी तेज स्पीड में बॉल जाए, स्टंप तक पहुंच जाए एक बार, और डायरेक्शन भी ठीक होनी चाहिए, तभी जाके स्टंप में लगेगी। तो वो क्या है, फोर्स लगाना है, और उसकी डायरेक्शन आपको नियत करनी पड़ेगी, तब जाकर के बैट्समैन आपका बोल्ड हो पाएगा। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए। अब आपके दिमाग में क्लियर फिगर आ गया, ठीक होगी। तो परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए। क्या क्या राशियां हैं ऐसी, आपने पढ़ा होगा विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। विस्थापन के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, आगे समझ में। दूसरा आपका हुआ त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, तीसरा मैं कह रहा हूं बल, फोर्स, आगे समझ में। ठीक है, बलागुण, टॉर्क, ये सब क्या है, ये है वेक्टर राशि। ठीक है, तो इनको शो करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए, परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए, दिशा चाहिए। ठीक हो गया। वेक्टर राशियों को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर कैप लगा दी ऐसे, सॉरी ए के ऊपर ऐसा डायरेक्शन लगा दी। बल है, बल को आप किससे दिखाते हैं, फोर्स को किससे दिखाते हैं, एफ से। एफ के ऊपर आपने क्या लगा दिया, डायरेक्शन लगा दी, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, आगे समझ में। यदि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कैसी क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेक्टर शो कर रहा है। इसका यदि आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो इसका आपको क्या चाहिए, परिमाण। एक मैं कह रहा हूं, एक तो क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, और एक चाहिए डायरेक्शन। ठीक है, तो आपसे कई बार प्रश्न आता है कि एक बल 5 न्यूटन का बल एक्स अक्ष से 30 डिग्री के एंगल पर लगा हुआ है, तो समझ जाओ कि वो डायरेक्शन दे रखी है। ठीक हो गया। तो ये तो क्या है, ये वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड को, उसके परिमाण को, मैग्नीट्यूड को आप इससे शो करेंगे, ये मैग्नीट्यूड को ऐसे शो करेंगे आप। आगे सुनिए, ये वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाएंगे, ऐसे, जैसे मॉड होता है उसके अंदर रखेंगे। आगे सुनिए, तो आगे जब वेक्टर को आपको बताया जाएगा तो कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वो तो अलग प्रक्रिया है। इसका माइनस प्लस से मतलब नहीं है, जैसे आप मॉड के अंदर रखते हैं ना, नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं है इसका। वेक्टर आपका क्या होता है, यहां आप पढ़ेंगे वेक्टर इन स्पेस,
अंतरिक्ष में वेक्टर, अंतरिक्ष मतलब ऐसे हवा में आ जाना कोई चीज। तो हवा में आने के लिए आपको 3 डायमेंशन चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। माना एक कोई पॉइंट है स्पेस में है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब हुआ एक्स एक्सिस में कितने का विस्थापन, एक्स का, वाई एक्सिस में कितने का विस्थापन, वाई का, और जेड एक्सिस में कितने का विस्थापन, जेड का। एक्स एक्सिस में एक्स का, वाई एक्सिस में वाई का और जेड एक्सिस में जेड। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्लास 11 में पढ़ा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्स एक्सिस में एक्स दूरी गई, वाई एक्सिस के अलावा कितना चले, वाई दूरी चले, और जेड एक्सिस में यदि आप जेड दूरी चलते हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो यहां वेक्टर जो है आप जो पढ़ेंगे स्पेस में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो कोई माना रेखाखंड है, उसकी लंबाई है और आपने उसमें डायरेक्शन लगा दी यूं, तो ये क्या बन गया, दिस इज वेक्टर नाम, ये आपका वेक्टर नाम। अब समझ में आएगा कि स्केलर कौन होते हैं, वेक्टर कौन होते हैं और कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक हो गया ना। ये अब मैं आता हूं, कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है। वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा था, किस रूप में बता रहा हूं, एक तो आप उसके ऊपर टैप लगाएंगे, सॉरी उसके ऊपर एरो लगाएंगे, एरो जैसे ये लगाएंगे, माना मेरे पास एक वेक्टर ए से बी तक का है, ए टू बी, ये वेक्टर, ठीक हो गया। आपने ए बी वेक्टर लिया, ये वेक्टर क्या है, दिस इज ए बी वेक्टर। कहां से स्टार्ट हुआ है, ए से कहां तक, बी तक। इसको बोलते हैं टेल, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं टेल, पुछ, ठीक है। और उसको बोलते हैं शीर्ष। वेक्टर जहां से शुरू हो रहा है टेल, या उसका हेड हो गया, हेड, शीर्ष, ठीक हो गया। अब ये वेक्टर कैसे दिखाएंगे, ए बी से मतलब हुआ वेक्टर ए से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, बी तक जा रहा है। तो ए से बी यदि आप दूरी नापेंगे इसमें, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कहां है, दूरी भी है, डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन पे तो वेक्टर बन गया, ठीक है। और इसके मैग्नीट्यूड की बात हो तो हम क्या कह रहे हैं कि ए बी को इस रूप में लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 डायमेंशनल स्पेस में आपने वेक्टर का कंसेप्ट जानना है। 3 डायमेंशनल स्पेस में आपने वेक्टर का कंसेप्ट जानना है, ठीक हो गया। तो स्थिति सदिश क्या हो गया आपका, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश क्या हुआ, समझिए। अब मैं कह रहा हूं बात है स्पेस की, तो 3 एक्सिस आपकी काम करेंगी। जब किसी प्लेन की बात होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, ब्लैक बोर्ड का तल है, इसको मान सकते हैं आप एक्स एक्सिस, अरे हो गया वाई एक्सिस। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना है, यहाँ ये कोई पॉइंट है माना यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस पर कितना गए एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस में कितना है वाई कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स कॉमा एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट आपका हो गया एक्स कॉमा वाई, समझ में आ रहा आपको, ठीक है ना। परंतु जब स्पेस की बात होती है तो ये तो होगा ओरिजिन। जैसे कमरे का कोना है, कमरे के कोने को आप देखेंगे तो एक लाइन आपकी ये चलेगी, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, दूसरी लाइन आपकी यहाँ से गई, इसको वाई एक्सिस मान लेंगे, और तीसरी लाइन आपकी ये जाएगी, वो क्या है
जेड एक्सिस। ठीक है, तो प्लेन में इस रूप में बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई, और ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। जहां पर तीनों एक्सिस मिलती हैं वो है ओरिजिन। ठीक है, जहां पर तीनों एक्सिस मिलती हैं वो क्या है, ओरिजिन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0,0। आगे समझ, जैसे मैं कह रहा हूं कमरे का जो कोना है वहां पर तीनों एक्सिस मिलती हैं तो उसके कोऑर्डिनेट को देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा 0,0,0। अब समझ में आए। ठीक, कोई पॉइंट मैंने कहा कि पॉइंट ए है, कहीं पर ए, पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z। x एक्सिस में x गए, y एक्सिस में y गए, z एक्सिस में, एक्चुअली पॉइंट यहां नहीं बल्कि यहां है। ठीक है, x एक्सिस में x, y एक्सिस में ऊपर का, z एक्सिस में यहां, तो ये मतलब है x, y और z। ठीक है, मैंने एक वेक्टर बनाया ऐसा o से मिलाते, o मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से पॉइंट a को मैंने ज्वाइन किया तो o a वेक्टर बना। ठीक है, ओ ए वेक्टर बना यहां से लेकर यहां। तो इस पॉइंट की स्थिति को जिस वेक्टर के द्वारा दर्शाया गया उसे कहेंगे स्थिति वेक्टर। ठीक है, दूसरे शब्दों में इस बिंदु की स्थिति को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष, ये समझ रहे, इस बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष जब हम दर्शाते हैं तो उसे क्या कहेंगे, इस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। तो जब भी स्थिति सदिश की बात हो रही है, पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, तो देयर शुड बी ओरिजिन शुड बी इन्वॉल्व देयर। वहां ओरिजिन का कंसेप्ट आएगा मूल बिंदु का, मूल बिंदु के सापेक्ष जब किसी बिंदु की स्थिति को हम किसी सदिश के द्वारा दिखाते हैं तो उसे बोलेंगे स्थिति सदिश। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन व्हेन वी demonstrate or when we represent the position of a point using vector, that vector is called the position vector। अब क्लियर है, तो इसकी डेफिनेशन आप कॉपी में लिख लीजिए, कभी 1 और मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे आए। ठीक है, तो इससे सदिश समझ गया। अब आगे जाकर के मैं बताऊंगा आपको कि ये जो OA होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू आएगी x i कैप प्लस y j कैप प्लस जेड के कैप, ये आगे बताया जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं कि ओ ए वेक्टर आपको इस रूप में दर्शाया जाएगा, इस रूप में इसको दिखाएंगे जहां एक्स वाई जेड पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर हो, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो ये तो आपका था पोजीशन वेक्टर। अब आप देखिए, यदि आप इसका मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये ओ ए वेक्टर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओ ए वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, सिंपली दिस इज ए लाइन सेगमेंट, एक रेखा खंड तो है ये, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को कैसे नापा जाएगा, आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि दो पॉइंट हैं, एक माना P1 पॉइंट है, उससे कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। एक पॉइंट आपका P2 पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे P1 P2 को ज्वाइन कराएंगे। ये डिस्टेंस P1 P2 स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। P1 P2, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। आप समझ रहे, ठीक हो गया ना। तो ये डिस्टेंस है। तो यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, अब यहां पर आप देख रहे हैं
एक पॉइंट एक्स वाई जेड है, मतलब ये तो एक्स वाई जेड है, ये क्या है 0 0 0, तो x माइनस 0 एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसमें से माइनस क्या है ना, तो ये तो 0 है, ये तो 0 0 0 है, ये क्या है एक्स वाई जेड, तो x माइनस 0 का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर कितना होगा जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप समझे ना, ये मैग्नीट्यूड है। और आगे मैं बताऊंगा आई कैट जे कैट के कैट क्या है, ये आपके कोई बता सकते हैं, फिजिक्स में पढ़ा आपने। आई कैट जे कैट के कैट क्या कहा जाएगा, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश पढ़े आपने, ये इकाई सदिश कहलाते हैं। एक्स एक्सिस कॉलम आई कैट है, वाई एक्सिस कॉलम जे कैट है, जेड एक्सिस कॉलम क्या है के कैट। कोई दिक्कत नहीं, आगे डिटेल में जब समझाया जाएगा तो आप इसे ठीक से समझ लो। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए किसी टाइम पर यदि ये पॉइंट, यदि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल, ठीक है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना है, नहीं समझे। ये जो ओपी सॉरी जो ये ओए आपका क्या है पोजीशन वेक्टर है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, कुछ एंगल तो बना रहा है ना, ये वाई एक्सिस से कितना बना रहा है बीटा, जेड एक्सिस से कितना बना रहा है गामा। तो आपने यदि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस हुए आपका है आर, ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखो इस एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, ये लंब हो जाता है, अरे क्या बन जाता है आधार, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका कितना हो गया, ये एक्स है, ये आपका कितना है वाई, तो एक्स ओवर आर, यदि मैं इस डिस्टेंस को आर मानूं तो ये कॉस एक्स हो गया एक्स बाई आर, ठीक है। यदि मैं क्या देखूं कॉस बीटा देखूं, कॉस बीटा हो जाएगा वाई बाई आर और कॉस ऑफ गामा हो जाएगा जेड बाई आर, ठीक हो गया। तो जो ये एक्स बाई आर मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोसाइन। समझ में, इफ एनी वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद एक्स एक्सिस, एन एंगल ऑफ बीटा विद वाई एक्सिस, एन एंगल ऑफ गामा विद जेड एक्सिस, देन कॉस अल्फा comma cos beta comma cos gamma are called the direction cosines of that vector। यदि कोई सदिश x एक्सिस से अल्फा को, y एक्सिस से बीटा को, z एक्सिस से गामा कोण बनाता है, तो उस सदिश के दिक कोसाइन क्या हो जाएंगे cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ठीक है। इस रूप में इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।